मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है, बट वी आर जस्ट लेफ्ट विद द इम्यूनिटी पार्ट। तो उसको बस डिस्कस करेंगे, देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इम्यूनिटी। बताइए क्या होता है इम्यूनिटी? व्हाट्स द इम्यूनिटी? यस, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। किसी भी टाइप का अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे अगर आप देखें, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, या फॉरेन मटेरियल बोल सकते हो, राइट? तो आपके पास आ गया फाइट अगेंस्ट एनी पैथोजन, राइट? ये आपकी क्योंकि आप देखते हो कि पूरे लाइफ में या पूरे अगर आप यस बच्चा अगर आप देखेंगे तो हम इतने सारे पैथोजन से इनकाउंटर होते हैं पूरे दिन के अंदर, बट वी आर नॉट कैचिंग एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। हमेशा ऐसा नहीं होता, मतलब आप एक्सपोज हो, अभी भी करंटली आप इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज हो, बट स्टिल वी आर नॉट कैचिंग द इन्फेक्शन। द रीजन इज बिकॉज वी आर हैविंग अ वन सिस्टम इन आवर बॉडी दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पैथोजेंस। जो भी पैथोजेंस है उनसे फाइट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, वन इज इनेट एंड सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो बाई बर्थ हो आपके पास, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो बर्थ से नहीं है, इट्स नॉट फ्रॉम द बर्थ, आफ्टर बर्थ जो आपके पास इम्यूनिटी आ रही है उसको क्या बोलेंगे? उस इम्यूनिटी को हम बोल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट? तो आपका इम्यूनिटी क्या हुआ? इम्यूनिटी वी आर हैविंग अ सिस्टम इन आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो उस सिस्टम को आप इम्यून सिस्टम बोल रहे हो, और इसमें आपके दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, वन इज इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड वन इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी का अगर आप देखोगे तो इनेट इम्यूनिटी जो है हमें बर्थ से मिली है, जो जिसको अगर हम देखें तो ये किस टाइप का है? ये स्पेसिफिक होगा कि नॉन स्पेसिफिक होगा? ये नॉन स्पेसिफिक होगा। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि सपोज आप जा रहे थे कहीं और अचानक आपसे किसी की लड़ाई हो जाए और आपको पता ही नहीं है कि भाई वो क्या क्या लेके आ रहा है। हो सकता है कि उसने पीछे कोई कुछ गन लगा रखा हो, अंदर से तलवार निकाल ले, चाकू रखा हो उसके पैर के पास यहाँ नीचे, जैसे सुनील शेट्टी पहले अपने मूवीज़ में कहीं से भी कुछ भी निकाल लेता था, ऐसे पता चला यहाँ भी गन लगा रहे हैं, यहाँ भी गन लगा रहे हैं, उसके ऊपर से कोट पहन लिया। ठीक है, अब आपने पता चला आप ऐसे इंसान के साथ भिड़ गए, आपने उसको चाटा मार दिया, उसने तलवार निकाल ली, मार दिया आपके पेट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मतलब नॉन स्पेसिफिक, आपको पता नहीं है कहाँ से किस टाइप के बंदे से डील करना है, आपको नहीं पता। ऐसा होता है फर्स्ट इनकाउंटर में कि आप जा रहे हो किसी के साथ, किसी ने कुछ परेशान कर दिया, आप हीरो बन गए उस टाइम पे, आपने उससे पूछ लिया कि भाई क्या कर रहे हो तुम, फिर वो आपसे पूछ लेगा मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो नॉन स्पेसिफिक टाइप वाला होता है। कौन सा? इनेट इम्यूनिटी। इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, नॉन स्पेसिफिक। एक होता है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, ये कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। जो इनेट इम्यूनिटी है वो कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब हमें नहीं पता कौन सा पैथोजन आ रहा है, जो भी पैथोजन आएगा वी आर रेडी फॉर दैट। हमें कोई स्पेशल उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जैसे अगर आप देखेंगे जो हमारी आर्मी होती है, अलग अलग तरीके से आप देखते हो जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो बॉर्डर के लिए स्पेशली ट्रेन की जाती हैं, कुछ को ऐसा किया जाता है कि भाई आपको इस तरीके की एक ट्रूप होगा जो मेनली जैसे मतलब सपोज उनका पैरा ट्रूपर्स हैं, उनका एक अलग विंग हो गया। कुछ ऐसे हो गए कि कमांडोज जो हो गए, जो आपके स्पेशली जो पीएम है उनको सिक्योरिटी देने के लिए कुछ सोल्जर्स हो गए, और सपोज टेररिस्ट स्क्वाड अलग हो गई। तो वो स्पेसिफिक है कि पर्टिकुलरली आपको इन लोगों से फाइट करनी है। लेकिन अगर आप जैसे पुलिस की बात करें, वो कैसे हो गए? दोज आर द नॉन स्पेसिफिक। कि अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके का, मतलब पुलिस ऐसा वेट नहीं करेगी ना कि अगर कोई टेररिस्ट आ जाए तो वो बोलेंगे नहीं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आएगी तभी हम पकड़ेंगे, भैया तुम्हें जो शोर करना है यहाँ शहर में करो तुम आराम से। ऐसा तो नहीं होता ना। दे आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस।
तो जो भी आप पुलिस देखते हो, पुलिस पर्सनल्स होते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जब एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे तो आप स्पेसिफिक हो जाओगे कि नॉन स्पेसिफिक हो जाओगे? स्पेसिफिक हो जाओगे, नॉन स्पेसिफिक होगे। जब आपका एमबीबीएस हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको पूरी बॉडी के बारे में बढ़ा दिया जाएगा, तो उस टाइम पे बहुत भारी भारी भी फील होता है कि लगता है कि हमें सब कुछ आता है, कि अपन ही भगवान है। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कोई पेशेंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो पेशेंट तो जा रहा था न्यूरो सर्जन के पास, कोई जा रहा है कार्डियो के पास, और आप अकेले बैठे हो मक्खियों के साथ खेल रहे हो कि अरे अच्छा 1 हो गई, 2 हो गई, राइट। तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा यार एक्वायर्ड बनना पड़ेगा, अब हमें पीजी का एग्जाम भी निकालना है। हम तो सोच रहे थे कि यूजी का एग्जाम निकालना मुश्किल था, अब ये तो पीजी में तो और बड़ा चैलेंज है, राइट। तो आपका ये फर्क होता है इन्नेट में और आपका एक्वायर्ड में। स्पेसिफिसिटी आ जाती है, नॉन स्पेसिफिक से आप कैसे हो जाते हो, स्पेसिफिक हो जाते हो, आप एक्वायर्ड के लिए जाते हो। अच्छा, इसमें क्या कोई मेमोरी क्रिएट होगी? आप कहीं गए, भीड़ ने कूट दिया आपको, आपको कोई याद है किसने मारा आपको? नहीं पता है, भीड़ ने कूट दिया, मतलब नॉन स्पेसिफिक, कोई वो आपको टारगेट करने के लिए थोड़ी आए थे। और भीड़ का एक वो होता है कि उनको मजा आता है, अगर कोई गिर गया और मतलब जैसे आप फ्रस्ट्रेशन में कहीं जा रहे हो और कोई भीड़ किसी को कूट रही है, अब आपको पता नहीं कि क्यों कूट रही है बीच में, तो आप कहोगे 2 चाटे आप भी मार लो जाते में। फ्रस्ट्रेशन है, कहीं हो सकता है वाइफ से लड़के आए हो, नीट के पेपर में मतलब आपने कोई मॉक एग्जाम दिया, उसमें मार्क्स कम आ गए, ठीक है, तो आप अपना हाथ साफ कर लेते हो, इसमें कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। ये कैसा होगा? एक्वायर्ड के केस में आपका मेमोरी क्रिएट होगी। आपको जो भी आपके जैसे अगर सपोज आपका कोई इन्फेक्शन अगर होता है तो स्पेसिफिकली आपको पता होगा कि अच्छा ये माइक्रोऑर्गेनिज्म आ रहा है, इसके अगेंस्ट हमें मेमोरी भी अपनी क्रिएट करके रखनी है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होता है? मेमोरी होती है, मेमोरी सेल्स बनेंगी। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है दोनों में, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है। अब अगर आप इन्नेट इम्यूनिटी में देखो तो आपके पास इसमें 4 कैटेगरी में अगर आप डिवाइड करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो इसमें एक है आपके पास, क्या होगा इसको क्या बोल सकते हैं? फिजिकल बैरियर्स। कौन से बैरियर्स? फिजिकल बैरियर्स में बताइए क्या होगा हमारे पास? फिजिकल बैरियर्स में हमारे पास है स्किन, अगर नहीं होती तो कितना बुरा लगता, चलो है अभी स्किन है, और क्या है? और आपके पास है म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो आपकी लेयर है, ठीक है, दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्किन, जो आपको हेल्प करती है कि ऐसा नहीं कि स्किन के ऊपर कुछ भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया और इजीली अंदर एंटर कर जा रहे हैं। तो लेयर का नाम होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। आपको पता है स्किन में मल्टीपल लेयर्स होते हैं, उसमें सबसे ऊपर जो लेयर है आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो आपको हेल्प कर रहा है पैथोजेंस को एंटर करने से रोक रहा है, ठीक है। तो आपके पास हो गए फिजिकल बैरियर्स। अब अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन आप इंटरनली देखोगे, जितने भी इंटरनल ऑर्गन, जितनी भी कैविटीज होंगी, उन सब में क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। क्या फंक्शन होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों है? ये एंट्रैप कर रही है किसको? सारे के सारे जितने भी पैथोजेंस आ गए, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, तो उनको क्या करेगा? उनको ट्रैप कर लेगा, और ट्रैप करने के बाद कहाँ लेके आ जाता है? जैसे अगर रेस्पिरेटरी में देखें तो इट विल बी ट्रैपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनको फेरिंग्स में ला देगा, सो दैट यू कैन थ्रो इट आउट थ्रू द कफ, ठीक है। आप कफिंग करोगे और उसके थ्रू यू कैन थ्रो इट आउटसाइड। वो भी एक इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है, वो भी आपका एक इम्यूनिटी का पार्ट है कि आप कफ करके क्या कर रहे हो, जो डस्ट पार्टिकल अंदर चले गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हो, उसको भी आप इननेट इम्यूनिटी में काउंट कर सकते हो, ठीक है। जो हम स्प्यूटम निकालते हैं बाहर, वो भी एक इम्यूनिटी का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरे आपके पास क्या होते हैं चैलेंजेस, बताइए क्या होगा दूसरा? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपके पास बताइए क्या क्या होता है? ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपके पास आता है, आपके पास आ गया HCl, और क्या है आपके पास? स्लाइवा है और टीयर्स। ये सब हैं तो, लेकिन इसमें क्या खास बात है? HCl से तो ऑब्वियसली एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, इट विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट व्हाट अबाउट द स्लाइवा और टीयर्स? इनके पास क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। तो अगर आप देखोगे लाइसोजाइम सारे बॉडी फ्लूइड्स में, मोस्टली बॉडी फ्लूइड्स में आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट एक तो CSF में नहीं मिलेगा, ठीक है।
स्वेट में नहीं मिलेगा, ठीक है, और यूरिन में नहीं मिलेगा, ठीक है। इन तीनों जगह पे क्या नहीं मिलेगा, लाइसोजाइम नहीं मिलेगा। बाकी बॉडी फ्लूइड्स में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एंटीबैक्टीरियल एंजाइम मिल जाएगा या लाइसोजाइम ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ, कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल को, एंटीबैक्टीरियल है, जैसे एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो आपके पास हो गया फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अच्छा, ये आपके पास जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो 3 लेयर्स में है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आपने देखा होगा कटप्पा बाहुबली को, तो सबसे पहले वो त्रिशूल, कौन सी संरचना करते हैं जब काले के आक्रमण करने वाला होता है, तो पहले ढाल लगाते हैं कि हम ये ऐसे त्रिशूल बना लेंगे आगे से, फिर उसके बाद सेकंड लेयर होगा, थर्ड लेयर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर जो डिफेंस का है वो कौन सा है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। ये आपका फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस में आपने फिजिकल बैरियर से रोक लिया या फिजियोलॉजिकल बैरियर से रोक लिया। अब इसमें जैसे ईयर में आप देखते हो ईयर वैक्स होता है, सेरेमन, उसका भी क्या फंक्शन हुआ, वो भी तो आपका स्टॉप कर रहा है ना। सो ऑल दीज फीचर्स आर हेल्पिंग टू स्टॉप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये दो मेन जो है पहले वाले, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये है कौन सा डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली टुकड़ी। पहले वाली जब लड़ाई होती थी तो मतलब मैं तो अगर अपने आप को देखता हूँ तो मैं इसी में होता, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, भाला लेके आगे चल रहा होता, ठीक है। क्योंकि कम हाइट वालों को पहले भाला, सबसे पहले उन्हीं को कुर्बान करते हैं जिनकी हाइट 5'5" से कम हो। मेरी तो 5'4" है, ठीक है। या तो पैदा होते ही फेंक देते पहाड़ी से, इसकी हाइट कम है बच्चे की, फेंक दो। या दूसरा, या तो भाला देते थे, या हो सकता है धनुष दे देते कि यहाँ से बैठो तुम, यहीं से तीर चलाओ। वैसे मेरा मन तो यही था कि मैं आर्चर होता, एक आर्चरी का वो लेके दूर से बैठे रहो और जहाँ लगे कि अब किला गिरने वाला है पीछे से भाग जाओ, ठीक है। तो लेकिन अच्छा है कि अभी टाइम चेंज हो चुका है, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है लड़ाई लड़ना। तो फिजिकल बैरियर्स हो गए और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। इसके बाद आपके पास क्या होते हैं, फिर कौन से बैरियर्स आ जाएंगे, नेक्स्ट लेवल। इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट राउंड आ गया सेलुलर बैरियर्स का। अब बताइए सेलुलर बैरियर्स में हमारे पास क्या क्या होगा बच्चे। तो सेलुलर बैरियर्स में सबसे पहले तो हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, जैसे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं। कौन से सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूकोसाइट्स में भी कौन से सेल्स होंगे जो हेल्प करेंगे, या बता सकते हैं ल्यूकोसाइट्स में कौन से सेल्स, स्पेशली सेलुलर बैरियर्स में जो मेन सेल्स हेल्प करेंगे। जब मैंने आपको बोला था कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन से सेल्स आते हैं आपके पास, देखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे एक तो आपने देखा था न्यूट्रोफिल्स, और दूसरे कौन से थे, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स थे और आपके पास कौन से थे, समीर क्या हुआ बच्चे, बैग गायब कर दिया, जादूगर हो तुम। हाँ। चलो, तो ल्यूकोसाइट्स, बस शांति 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 का दान दें, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं दोज आर वर्किंग एज अ सेलुलर बैरियर्स। अभी तक हमने देखा वो एक नॉर्मल प्रोसेस में हमने फिजिकल बैरियर्स को देखा और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को देखा। द नेक्स्ट पार्ट इज वी आर सीइंग द सेलुलर बैरियर्स। कौन कौन से सेलुलर कंपोनेंट है, दोज आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी। तो उसमें आपके पास आ रहे हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में स्पेशली हम किन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की और मोनोसाइट्स की। न्यूट्रोफिल्स का क्या नंबर होता था बताओ, कितना % होते थे, 60 to 65% के अराउंड आपके पास क्या होते थे, न्यूट्रोफिल्स होते थे, राइट। ये न्यूट्रोफिल्स कैसे हैं नेचर में, फैगोसिटिक हैं नेचर में, राइट। ये कैसे हैं, फैगोसिटिक है।
ठीक है। अब इन फेगोसिटिक के अंदर लाइक यू मस्ट बी नोइंग कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, क्या इसके न्यूक्लियस वो बता सकते हो कैसा होता है? कैसा न्यूक्लियस होता है इनका? पॉलीमॉर्फिक, मतलब आप देखोगे इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें लोब का नंबर चेंज होता है, ठीक है। तो इनको PMNLS भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या मतलब हुआ? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर आपके ल्यूकोसाइट्स, राइट। सो PMNLS अगर कहीं लिख के आता है या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स लिख के आता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज सेल्स, राइट। ये कैसे हैं? ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था स्पेसिफिकली कहीं भी कुछ भी आता है, जैसे बोला था इससे पहले मैं आपको बताता था सोसाइटी में कहीं कोई बाहर का कोई एलिमेंट आ गया तो सबसे पहले दो भैया पहुंचेंगे, एक पहुंचेंगे न्यूट्रोफिल्स और दूसरा कौन बचेगा? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आपको ऑलरेडी पता है कि ये बहुत बड़े सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स, राइट। और मोनोसाइट्स का नंबर कितना होता था? 6 to 8%। कई जगह आप देखोगे वेरी करेगा तो 2 to 8% भी बोल देंगे, लेकिन 6 to 8% के अराउंड होते हैं, ठीक है। ये आपके पास सेल्स हो गए कौन से? मोनोसाइट्स हो गए, राइट। तो दीज आर द टू सेल्स जो किस में हेल्प कर रहे हैं, मतलब दीज आर द ल्यूकोसाइट्स जो स्पेशली आपके किसकी तरह काम कर रहे हैं? सेलुलर बैरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद और बताइए कौन से सेल्स होते हैं? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेल्स आ जाएंगे मैक्रोफेजेस। कौन आ जाएंगे? मैक्रोफेजेस। अब मुझे बताइए मैक्रोफेजेस कौन से सेल्स होते हैं? कहाँ से बन रहे हैं? जो मैक्रोफेजेस हैं अगर आप देखोगे तो जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक्चुअली बनते हैं मोनोसाइट से। किससे बनते हैं? मोनोसाइट से बनते हैं, क्योंकि आप देखो इनकी लाइफ जो होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है। मोनोसाइट्स की लाइफ कंपेरेटिवली कम होती है। अब दूसरे टाइप के जो सेल्स बनते हैं मैक्रोफेजेस, हमें लगता है कि ये मैक्रोफेजेस कौन से नए सेल आ गए। एक्चुअली वो कुछ नए सेल नहीं है, दे आर फॉर्म फ्रॉम द मोनोसाइट्स ओनली। आपका हमें पता है पहले सेल्स जब स्टार्टिंग में आपको पता है कि हीमो मतलब आपका जब ब्लड का सिंथेसिस होगा, ब्लड के सिंथेसिस के टाइम पे सेल्स पहले ग्रो करेंगे, राइट। तो मोनोसाइट पहले अपना साइज इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर। साइज इंक्रीज करने के बाद ये जो मोनोसाइट्स होते हैं ये निकल के अलग अलग टिश्यू में अलग अलग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये मैक्रोफेजेस, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्रोफेजेस हैं कौन, तो मैक्रोफेजेस एक्चुअली हैं क्या? These are the monocytes, right? मोनोसाइट्स अपना साइज इंक्रीज करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मैक्रोफेजेस में। और यहाँ आके इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है पहले से, ठीक है। जो इनका लाइफ पीरियड अगर आप देखोगे तो 20 आवर्स ऐसे करीब कुछ होता है, वो उससे बढ़ जाएगा, राइट। वो टाइम इसका बढ़ गया और किस में कन्वर्ट हो गया? ये मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो गया। अब मैक्रोफेजेस के अगर कुछ नाम हम डिस्कस करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा, एक मैं नाम लिख रहा हूं ऑस्टियोक्लास्ट। कहाँ होगा ये? ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ होते हैं? ठीक है, बोन के अंदर होंगे। ये कैसे सेल्स हैं? मैक्रोफेजेस। दूसरे बताइए स्पेसिफिक, जैसे कुफर सेल्स का नाम सुना होगा आपने। कुफर सेल्स कहाँ होंगे बच्चे? ये होते हैं लिवर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं हिस्टियोसाइट्स। कहाँ होते हैं? टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो आपके पास सेल्स होंगे हिस्टियोसाइट्स। ये कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होंगे। और बताइए कोई सेल। कॉन्ड्रोसाइट वो आपके कार्टिलेज के पास हो गए। इसके अलावा एक आपने सुना होगा माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स और कौन से सेल होंगे? एक होते हैं मिजेंजियल सेल्स। मिजेंजियल सेल्स कहाँ होते हैं? मिजेंजियल सेल्स होते हैं किडनी के अंदर,
ठीक है, तो हो सकता है आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने देखा, सबसे पहले देखे थे फिजिकल बैरियर्स, फिर देखे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स के अंदर हमारे पास क्या था, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स देखा, हमने देखा कि काफ़ी सारे सिक्रीशंस हो रहे हैं, दोज आर हेल्पिंग टू स्टॉप द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने HCl देखा, सलाइवा, टीयर्स, ऑल दीज थिंग्स आ दिया। और मैंने आपको ये भी बोला कि स्पेशली आप 3 फ्लूइड में देखोगे जहां आपको लाइसोजाइम नहीं मिलेगा, CSF में नहीं मिलेगा। आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि लाइसोजाइम कहाँ अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका और कन्फ्यूजन उसमें क्या होता है, जो स्वेटिंग होती है आपको, तो उसमें हम लोग समझते हैं कि हमारे पास लाइसोजाइम है, उसमें लाइसोजाइम नहीं है, ठीक है। तो स्वेटिंग जब आप करते हो तो स्वेट जो है उसके अंदर कंपोजिशन वाइज देखोगे तो उसके अंदर लाइसोजाइम नहीं है, ठीक है। और CSF के अंदर नहीं होता, ठीक है, यूरिन के अंदर नहीं होता, राइट। तो एट दीज प्लेसेस यू विल नॉट बी हैविंग द लाइसोजाइम। उसके बाद हमने देखा सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में हमने देखे कुछ सेल्स हैं, स्पेशली ल्यूकोसाइट्स की हम बात करें तो 2 टाइप के सेल्स हैं आपके पास, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। हालांकि ल्यूकोसाइट्स में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट, बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द 2 सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, जो आपको एज अ सेलुलर बैरियर काम कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज हमने ऑलरेडी इससे पहले ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी थी तो वहाँ हमने लर्न किया ही था, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कुछ अलग सेल्स नहीं है, वी डिस्कस अबाउट दिस कि मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, वो किससे ही बने होते हैं, मोनोसाइट से ही बनते हैं। मोनोसाइट्स पहले अपना साइज इंक्रीज करते हैं और उसमें से कुछ सेल्स निकल के क्या बना देते हैं, मैक्रोफेजेस बना देते हैं। उनमें से कुछ मैक्रोफेजेस अलग अलग, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐसा तो है नहीं कि हमने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पुलिस का पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया और अब जब ज़रूरत होगी तो हम भेजेंगे पुलिस को अलग अलग जगह। हमने एरिया वाइज, आपने देखा हर एरिया का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के पुलिस पर्सनल होते हैं और दे विल बी डीलिंग विद दैट। कई बार आपने देखा होगा जैसे स्टेट वाइज पुलिस की यूनिफॉर्म अलग अलग होती है, जैसे आप कैलकाटा का देखोगे तो उनका वाइट कुछ ऐसा यूनिफॉर्म का कलर चेंज है कुछ, राइट। तो ऐसे ही आपकी जो मैक्रोफेजेस हैं, वो मैक्रोफेजेस अलग अलग जगह पर जाके उनका स्ट्रक्चर्स में थोड़ा से चेंजेस आते हैं और वी आर कॉलिंग देम द स्पेसिफिक वन। क्योंकि जैसे किसी एरिया का अगर कोई इंस्पेक्टर होगा या कोई पुलिस पर्सनल होगा तो दे विल बी नोइंग मोर अबाउट दैट एरिया, राइट। तो इसी वजह से स्पेसिफिकली ये मैक्रोफेजेस इन एरियाज में जाके लोकेटेड हो जाते हैं और वहाँ आपको क्या करेंगे, सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करेंगे कि अगर कोई आ गया, कोई आपका फॉरेन मटेरियल आ जाता है या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाता है तो दे विल बी फाइटिंग अगेंस्ट दैट। लेकिन कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि स्पेसिफिकली इसी के लिए ये टारगेट किए गए। मतलब ऐसा थोड़ी है कि पुलिस को बस इसलिए बिठाएंगे कि अच्छा इस डेट पे कोई पर्टिकुलर बंदा आने वाला है तो तुम पुलिस चौकी खोल के बैठे हैं। दे आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो उस एरिया में हैपन होने वाले हैं, राइट। तो वो कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है उसके लिए कि नहीं आप आज इतनी तारीख को दुल्हन की विदाई 16 तारीख को होने वाली है। मतलब एक ऐसे कोई मूवी थी उसमें वो मिसाइल लॉन्च करने वाले थे 16 को और उसका पासकोड था दुल्हन की विदाई 16 तारीख को होने वाली है। ऐसा वाहियात पासवर्ड कौन रखता है यार, ठीक है। चलो, तो वो उस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ, ये स्पेसिफिक नहीं है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस हो गए, इसके अलावा और कोई तो आई थिंक कोई स्पेसिफिक होगा तो देख सकते हैं, बाकी तो आई थिंक मैंने सारे मेंशन कर दिए। मीजेंजियल सेल्स किडनी में होते हैं आपके पास, ऑस्टियोक्लास्ट बोन में हो गए, आपके कॉन्ड्रोसाइट्स का अगर आप बात करें तो स्पेशली अगर आप देखेंगे तो वो आपके किस में हो गया, कार्टिलेजेस के लिए हो गया। और उसके बाद आपके कुफर सेल्स हो गए, हिस्टियोसाइट्स हो गए, माइक्रोग्लियल सेल्स हो गए, ऑल दीज आर द आपके कैसे हैं, मैक्रोफेजेस है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, मैक्रोफेजेस हो गए, उसके बाद कौन सा पार्ट होगा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है एक आपके पास सिस्टम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? अगर आप देखोगे एक ग्रुप है 20 प्रोटीन्स का, ये ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स एक्चुअली करता क्या है अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको बहुत सुनने को मिलेगा इम्यूनिटी में। एक क्यूबे करके बुक आती है इम्यूनोलॉजी की, अगर आपको इम्यूनिटी पढ़ने का बहुत शौक है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, फॉरेन ऑथर की बुक है। बस उन्होंने बस इम्यूनो ही डिस्कस किया है और बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एक सिस्टम होता है, ये कोई सेल्स वगैरह नहीं है,
दीज आर द ग्रुप ऑफ 20 स्पेशल प्रोटीन्स जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं स्पेशली जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने में। और उसमें होगा क्या, मेनली जैसे इनमें टारगेट अगर आप देखेंगे तो इसको करने के तरीके होते हैं। ये या तो आपका क्या कर सकते हैं, लाइक दे विल बी मेकिंग अ परफॉरेंस, पोर्स जो होते हैं, दे क्या करेंगे, दे विल बी डूइंग व्हाट, दे विल बी मेकिंग अ पोर्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बड़े से बड़े पोर्स क्रिएट करने की हेल्प करेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वाटर उसके अंदर फिल हो जाएगा, और वाटर फिल हो गया, अगर आप सोचो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग हम वायरस का अगर छोड़ दें तो उसके अलावा तो अगर आपने उसकी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया, अगर उसमें बड़े बड़े होल कर दिए तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? आपने तो उसकी सेल की इंटीग्रिटी को ही वो कर दिया। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन का होना कितना इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कर रहा है, उसमें परफॉरेंस क्रिएट कर रहा है। परफॉरेंस का मतलब हो गया इट इज क्रिएटिंग द पोर्स, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, इट इज हेल्पिंग टू क्रिएट द पोर्स और आपके स्पेशली इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हेल्पिंग इन immunological reactions। immunological reactions पे कैसे हेल्प कर रहा है? in the plasma membrane of microorganisms। तो ये क्या कर सकता है, उस तरीके से आपका उसमें हेल्प कर सकता है। अच्छा, उसमें एक हमने सेल्स छोड़ दिया, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। अभी हमने सेल्स पढ़े थे इससे पहले, ये आपने मैक्रोफेजेस पढ़े, ल्यूकोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, एक सेल्स और होते हैं जिनका नाम होता है नेचुरल किलर सेल्स। अगर आपको हो सकता है मिल जाएंगे नेचुरल किलर सेल्स कौन से हैं, तो सॉरी नेचुरल कैंसर, अगर आप नेचुरल किलर सेल्स आप देखोगे तो ये नेचुरल किलर सेल्स का भी फिनोमेना वही होता है कि दे आर क्रिएटिंग द पोर्स। अगर इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो नेचुरल किलर सेल्स हैं दोज आर आल्सो हेल्पिंग टू क्रिएट द पोर्स। परफॉरेंस क्रिएट करेंगे, मतलब दे आर क्रिएटिंग द परफॉरेंस, और जो परफॉरेंस होते हैं दे आर क्रिएटिंग द पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हम एक बार एक एडिशनल और चीज़ लिख लेते हैं यहाँ, जो थर्ड टाइप के सेल्स आप लिख सकते हो, दोज आर द एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। और ये क्या क्रिएट करते हैं, क्रिएट पोर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल किलर सेल्स भी क्या करेंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे। जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे उनमें अगर पोर्स क्रिएट कर दिया तो उनकी मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो इट विल बी इजी टू किल देम, राइट। तो वो एनके सेल्स का भी फंक्शन वही होता है, या नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन भी वही होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट सिस्टम देखा एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 20 प्रोटीन्स का एक ग्रुप है और इट इज़ हेल्पिंग इन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। जो भी एंटीजन को और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रही है उनको हेल्प करा रहा है, और इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू क्रिएट द व्हाट, पोर्स। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जो एनके सेल्स होते हैं वो आपका एपोप्टोसिस में भी हेल्प करते हैं। एक वो और लिख लो उसका फंक्शन, ये एपोप्टोसिस में भी हेल्प करते हैं। हेल्प इन एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस होता क्या है, एपोप्टोसिस इज नेचुरल सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। अब प्रोग्राम सेल डेथ मतलब आपको पता है कि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि किसी भी सेल का बर्थ होगा, ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद डेथ हो जाएगी। लेकिन डेथ होने का भी एक तरीका है। सपोज किसी इंसान को कुछ मतलब कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है, ठीक है, और वो ऐसे नाचता घूम रहा है गोल गोल, नहीं मैं तुम्हें भी करूंगा, तुम्हें भी करूंगा। मतलब एक ऐसे थोड़ी होता है। आप सोचो कि किसी को कोई ऐसे डिजीज हो जाए और वो पूरी सोसाइटी में घूम घूम के करे कि नहीं लो मुझे HIV हो गया, यहाँ से सिरिंज लगाया, इसको भी मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा, सबको कर दूंगा आज तो मैं। मतलब एक प्रोग्राम होता है ना, प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये होता है कि आप बहुत सिस्टमेटिक, आप अगर आपको कोई ऐसी डिजीज हो भी जाती है, आइसोलेट क्यों रखा जाता है? अगर सपोज किसी को कोविड हो गया, वो उड़ उड़ के कह नहीं मैं तो सब जगह लाओ, तुम्हारे पे भी कर दूँ, तुम्हारे पे भी कर दूँ, वो ठीक नहीं है ना। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब हुआ कि आप एक टाइम आ गया, या सपोज कोई अंकल बूढ़े हो गए, अब वो मानना ही नहीं चाह रहे हैं कि बूढ़े हो गए,
और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो अब तो मैं सभी को डिस्टर्ब करूंगा, पहले रास्ता चलते सबको चाटा मार दे रहे, कुछ भी कर दे रहे, ऐसा थोड़ी होगा। तो प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब होता है आप सुकून से मरिए, बिल्कुल ठीक है। सुकून से मतलब आपको पता होना चाहिए कैसे मरना है, आराम से सुकून से बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो सेल के अंदर भी ऐसा होता है कि आप ग्रो करो और ग्रो करने के बाद जब आपका टाइम आए तो सुकून से एक जगह साइड में जाओ, दूसरों को मिनिमम डिस्टर्ब करते हुए मर जाओ, ठीक है। दैट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। और अगर आप देखें जो कैंसर सेल्स हैं उसमें यही मैकेनिज्म क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो अगर कैंसर दो तरीके से हो सकता है, एक तरीका तो ये कि जो सेल साइकिल के रेगुलेटर्स हैं आप क्या करो, उनको खत्म कर दो, उनके कंट्रोल को लूज कर दो। हमें सेल डिवाइड होनी है, एक सेल से दो सेल बननी थी, उसके लिए आपको मतलब मान लो ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको 10 प्रोडक्ट मतलब 1000 प्रोडक्ट बनानी है या 1000 डीपीपी प्रिंट करानी है, ठीक है। अमित सर कराते हैं डीपीपी शायद प्रिंट। अब अमित सर को बोल दिया गया धोखे से यहाँ से मैसेज जा ही नहीं रहा है, वो 1 लाख शीट प्रिंट करा रहे हैं रोज की, पता चला पीडब्ल्यू का सारा बजट इसी में बैठ गया डीपीपी प्रिंट कराने में। तो आपका जब तक रेगुलेशन नहीं होगा, दैट इज अ काइंड ऑफ सेल साइकिल, राइट, कि जिसमें आपने नंबर बढ़ाने के लिए उसके कंट्रोल लूज कर रहे हो। दूसरा तरीका क्या है कि आपकी जो किलिंग मैकेनिज्म है, मतलब एक मैकेनिज्म ऐसी भी होगी ना कि जिससे सेल डेथ हो जाती थी, अगर आप उसको फेल कर दो, अब सेल का जो प्रोग्राम सेल डेथ का फिनोमेना था आपने उसको फेल करा दिया, तो दैट इज अनदर वे कि आप दूसरे तरीके से सेल को सर्वाइव करा रहे हो। तो इस तरीके से भी हो सकता है। इसमें कौन से सेल्स हेल्प कर रहे हैं, एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स आर हेल्पिंग इन दैट पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की, ये हो गया। उसके बाद आते हैं आपके पास अनदर कंपोनेंट साइटोकाइंस। क्या होते हैं बच्चे, साइटोकाइंस बताइए क्या होता है। साइटोकाइंस क्या होंगे, these are the molecules released by which type of cells, इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, सपोज अगर कोई आ गया इस रूम में आके और अभी हम सब लोग को हॉस्टेज रख ले, ठीक है, तो विल बी मेकिंग सम सिग्नल्स फ्रॉम दीज विंडोज के भाई बचा लो कुछ टाइप का। ऐसा ही क्या होता है जब कोई सेल इन्फेक्ट हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में, और इसमें फ़र्क समझ लेगा, दोनों में फ़र्क है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या वो है, वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। ये क्या है, एक द काइंड ऑफ अलार्मिंग मॉलिक्यूल्स। अगर आप देखोगे तो ये अलार्मिंग मॉलिक्यूल्स है ना, कि सपोज वायरस ने आपको पता है कि सेल के अंदर आके बैठ गया, अब बाहर तो किसी को नहीं पता चल रहा, मतलब जैसे बाहर अगर कोई गुंडागर्दी करे तो पुलिस पकड़ लेगी, अब कोई किसी के घर में आके गुंडागर्दी कर रहा है। एक ये भी तो होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस भी तो होती है, किसी का हस्बैंड मार रहा है, ऐसा होता है ना बहुत सारी चीज़ें, कई आपने केसेस सुने होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि हस्बैंड ने बीवी को बहुत मारा, अब अंदर डोमेस्टिक वायलेंस पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। या हो सकता है बीवी ने हस्बैंड को कूट दिया पकड़ के, ठीक है। मतलब एक तो सच में मैंने अभी देखा था मीम के हस्बैंड रो रहा है कि मुझे बंद कर दो, मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है, और वो उसने वीडियो बना लिया जो पुलिस पर्सनल था, और वायरल कर दिया कि यार ये कह रहा है कि मुझे बंद कर लो, कहते हैं इस पे थोड़ी बंद करूंगा, बीवी मारती है तो नहीं जाना चाह रहा घर पे। चलो, तो वक्त बदल रहा है, नारी शक्ति जिंदाबाद, ठीक है। तो साइटोकाइंस जो है, मतलब नारी जो है सारा बदला ले लेगी पिछले जन्मों का जो तुमने पाप किए हैं, सोच लो। तो साइटोकाइंस जो है दीज आर काइंड ऑफ अलार्मिंग मॉलिक्यूल। जैसे ही किसी सेल को किसने इन्फेक्ट किया, किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया, उसके बाद क्या होगा, दे विल बी रिलीजिंग द साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस के कुछ नाम बता दीजिए, जैसे कुछ आप फेमस कुछ नाम सुनोगे, क्या क्या होते हैं। तो आईएल्स होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरल्यूकेंस। तो अगर कहीं आप इंटरल्यूकेंस सुनते हो तो परेशान नहीं होना, दीज आर द साइटोकाइंस ओनली, ठीक है। फिर आपने सुना होगा इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स, ये IFNS अगर आपको कहीं लिखा मिले तो ये इंटरफेरॉन्स होते हैं। और ये आप देखते हो बहुत स्पेसिफिक आपको मिलेंगे, जैसे जब जो IF6 हो गया, IFS12 हो गया, बहुत सीरीज होती है इनकी अलग अलग, ठीक है। इनके बेसिस पे यू आर गोइंग टू फाइंड आउट के वायरल इन्फेक्शन जो पर्टिकुलरली जो कौन से इंटरफेरॉन्स निकल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको देख सकते हो कि कितना इन्फेक्शन हुआ है, और मैकेनिज्म को, सेल सिग्नलिंग की मैकेनिज्म को आप यूज कर सकते हो। तो मेनली दीज आर द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो सेल सिग्नलिंग कर रहे हैं,
मतलब आप क्या बोल सकते हो, इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक और आपको मिलेगा टीएनएफ फैक्टर। टीएनएफ क्या होता है ये? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारे कैसे हैं बच्चे? ऑल दीज आर द साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग इन द सेल सिग्नलिंग। अगर सेल टू सेल आपको कम्युनिकेट करना है, इफ द सेल इज इन्फेक्टेड, सो इट विल बी कम्युनिकेटिंग विद द हेल्प ऑफ आईएल्स, इंटरफेरॉन्स एंड द टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, राइट। तो ये सारे अगर आपको कहीं मिलते हैं तो दीज आर द काइंड ऑफ व्हाट, साइटोकाइंस, जो सेल सिग्नलिंग में हेल्प कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्या पढ़ा? दिस वाज व्हाट, क्या पढ़ रहे थे हम? इम्यूनिटी में कौन सी इम्यूनिटी पढ़ रहे थे? इन्नेट इम्यूनिटी। और ये सब किसका पार्ट है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये आपका जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें हमने ये सेल्स देखे, ये कौन सा है? ऑल दिस इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो कटप्पा ने ढाल लगा के रखे थे वो टूट चुके हैं। अब जो सेकंड लेयर बनी होगी, ठीक है, उस लेयर में आप पहुंच गए हो जिसमें आपके पास सेल्स हैं, तो वो सेकंड लेयर हो गया। उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और ये साइटोकाइंस कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो मैं एक बार आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि कौन सा फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये पूछ लेते हैं कभी कभी, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बता दीजिए कौन कौन सा था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिर है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसमें बताइए क्या आ रहा है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। और दूसरे वाले में कौन सा आएगा? तो इसमें आपके पास जो सेकंड वाला लेयर है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके सेल्स आ गए, जिसमें आपके पास क्या आ रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स आ रहे हैं, राइट। और क्या आ रहा है? ल्यूकोसाइट्स हो गए और मैक्रोफेजेस। ल्यूकोसाइट्स में आपके दोनों आ गए, नेचुरल एनके सेल्स, व्हाट एल्स? और आपका क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स हो गए। और क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और क्या आएगा? साइटोकाइनिन। और क्या आता है? अभी पढ़ेंगे। और क्या आ सकता है इस पर? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस? ये सारे नाम हो गए। इसके अलावा इन्फ्लामेशन, फीवर, ये सारे कैसे फीचर्स हैं जो किस में आ रहे हैं? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ रहे हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब आप जानते होंगे, इन्फ्लामेशन क्या होता है कि इट्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। कैसे वो फाइट कर रहा है, और उससे जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, जैसे रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, राइट। आपके जो ब्लड वेसल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? थोड़े से डायलेट हो जाते हैं। वो सारे फिनोमेना किसके थ्रू हो रहा है? इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म में हो रहा है। तो इसमें रेडनेस आ रही है, पफीनेस जो आ रही है, मतलब इसमें जो साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, इडीमा हो जाता है, राइट। और ब्लड का सप्लाई उस एरिया में बढ़ जाता है, तो स्वेलिंग आ जाती है। और वो ऑर्गन पर्टिकुलरली नहीं काम करेगा उस टाइम तक। कोशिश यही होगी कि सपोज आपके हाथ में कहीं चोट लग जाती है, तो यू विल प्रेफर कि आप काम करना भी चाहोगे तो तब भी नहीं होगा। अगर सपोज ये मैकेनिज्म नहीं होती और आपको कोई मेजर इंजरी हो गई, और सपोज आपको ये इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा होता, तो उस केस में आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका टिश्यू ऑलरेडी डैमेज है और इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है,
और फिर भी आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो इट मीन्स कि थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाता। ठीक है, इन्फ्लामेशन बस इसलिए होता है कि आपको बस आप उसको केयरफुल रहो, स्वेलिंग हो गई तो ऑब्वियसली आप उतने टाइम तक कोशिश करोगे कि आपका हाथ बचा रहे, आपको पता रहेगा, इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, राइट। तो इन्फ्लामेशन हो गया। फीवर के केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, ठीक है, पायरोजन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ये पायरोजन कहाँ जाते हैं? थर्मोस्टेटिक सेंटर पे जाते हैं ब्रेन के, और वहाँ जाके कमांड भेजते हैं कि भाई बॉडी का टेम्परेचर क्या कर दो, चेंज कर दो। लेकिन ज़्यादा फीवर नहीं, फीवर का मतलब कम फीवर, ये नहीं कि तुम 103 104 पे बैठे हो और उसके बाद मज़े से कर, नहीं यार तो बॉडी फाइट कर रही है। मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, उसके उसका वो था कि बुखार जो होता है वो मेहमान की तरह होता है, मतलब बीमारी जो होती है, मतलब पता नहीं कौन सी बुक पढ़ता था, उस बुक में लिखा था, किसी आचार्य ने लिखा था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट, कि बीमारी एक मेहमान की तरह होती है, बस आप उसको खाना मत दो तो वो अपने आप चली जाएगी। ठीक है, तो उसने खाना ही लेना बंद कर दिया, दवाई भी और भी चीज़ें भी। तो मतलब उसका बस यही होता था कि वो मतलब दवाई लेने में तो बिलीव ही नहीं करता था, और सब कुछ भी छोड़ के उसको ये लगता था कि वो आचार्य जी ने ठीक लिखा है, सही भी लिखा होगा, हो सकता है पुराने टाइम पे सब ऐसे ही सही होते होंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन उसने ऐसा किया तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, 3 दिन तक वो एडमिट रहा। तब से उसका नाम ही हमने डाल दिया था कि बीमारी मेहमान की तरह होती है, जो किसी को भी हॉस्पिटल ले जा सकती है। ठीक है, चलो, तो ये वापस ये पायरोजन्स कैसे होते हैं, ये थर्मोस्टेटिक सेंटर, आपका जो थर्मो रेगुलेशन का सेंटर है ब्रेन में, वहाँ जाएगा और वहाँ फंक्शन करेगा, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिलीज कर सकते हैं। मतलब आपके बॉडी से तो रिलीज होंगे ही, एज अ प्रोसेस ऑफ जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस देख रहे हो उसमें आपको फीवर भी आ जाता है। तो और ये फीवर आने से होता क्या है, ये फीवर आने से आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो काम करते हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे, कि अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो एंजाइम्स हैं वो दूसरे तरीके से काम मतलब कम करेंगे, तो वो उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स जो मेडिसिन हम लेते हैं जिससे हमारा फीवर कम हो जाता है, तो वो आप मेडिसिन ले सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आ जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास आ जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको पता है कि आफ्टर बर्थ आप जैसे ही एक्सपोज होते हो विद द एंटीजन, डिफरेंट टाइप के एंटीजन से आप एक्सपोज होगे तो आपके पास एक इम्यूनिटी आएगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपने बाद में बर्थ के बाद इसको एक्वायर किया है। ठीक है, तो इसमें आपके पास अगर आप देखते हैं तो हमने कुछ रिस्पॉन्सेज लिखे हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये क्या होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स? सो बिल्कुल, तो पहली बार जब आपने पैथोजन से इंटरेक्ट किया, दूसरी बार पैथोजन से इंटरेक्ट किया, तो पहली बार जब आप करते हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस। सेकेंडरी रिस्पांस ये कि अगर आपका उस पैथोजन से सेकेंड टाइम इनकाउंटर हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पांस। इसमें आपके पास स्पेशली अगर आप देखें तो एक ग्राफ बनता है, ठीक है, एक साइड आपके डेज होते हैं, दूसरा आपका एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन, टाइटर वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो अगर आप देखें तो इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 14, 28, 42, 56 ऐसे डेज में मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसमें जो प्राइमरी रिस्पांस होता है, जैसे ही आपको इन्फेक्शन होता है तो एकदम ये नहीं होता कि उसी टाइम आपको रिस्पांस मिल जाए, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिलेड होता है। ठीक है, डिलेड होगा और उसके बाद आपको रिस्पांस मिलेगा। तो इसमें आप अगर देखें तो मैं 2 एंटीबॉडीज़ बना देता हूँ आपको। इसमें आप देखेंगे एक एंटीबॉडी आएगी, आप बता सकते हैं कौन सा एंटीबॉडी का रिस्पांस है ये ये IgM है कि IgG है? ये IgM है। इसमें एक समझने वाली, इससे जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पास है IgM। जैसे ही आपको इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन सा आता है?
IgM आता है, ठीक है, IgM आ गया, और IgM आने के बाद आपका जो भी होगा, लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि सेकेंड टाइम पे, मतलब मैं 28 डेज में ये मान रहा हूँ कि ये वाला जो है इट इज़ मेंशनिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में आपने देखा कि आपके पास IgM आ गया, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में भी क्या IgM में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? सेकेंडरी अगर रिस्पॉन्स आएगा तो क्या IgM में कोई चेंजेस आ रहे हैं? सेम, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत हाइक हो रहा है। लेकिन अगर आप IgG का देखो, अगर आप IgG के केस में देखोगे तो IgG के केस में जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा और लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, और मेमोरी सेल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो आप देखते हो मतलब डिकेड्स तक ये परसिस्ट करता है। डिकेड्स का मतलब हो गया आपका, वही मान लो कि आपका लाइफ टाइम तक का आपका रिस्पॉन्सेज हो गए, मेमोरी वाला जो क्रिएट हो रहा है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इस चार्ट से प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स से समझने वाली क्या चीज़ है? एक तो चीज़ ये समझना है आपसे, हो सकता है पूछ लें कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में बताइए कौन सा एंटीबॉडी पहले आ रहा है, तो IgM आ रहा है। दूसरा कौन सा आ रहा है? IgG आ रहा है। अच्छा, IgG जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट एंटीबॉडी होता है। अगर सारे एंटीबॉडी में देखोगे सबसे हैवी कौन सा हो गया? IgM। और सबसे लाइट कौन हो गया? तो मतलब इस काइंड ऑफ ये हाथी और चींटी की दोस्ती है कि एक एंटीबॉडीज़ की दुनिया में जो सबसे छोटा एंटीबॉडी, सबसे लाइट एंटीबॉडी है दैट इज़ IgG, और जो सबसे हैवी एंटीबॉडी है IgM, उन दोनों के आपस में दोस्ती है, और जब भी कभी लड़ाई होती है तो वो जय वीरू की तरह सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो IgG सबसे पहले आगे किसको कर देगा? IgM को। जैसे भरलाल देव अपना रथ लेके जा रहा था, देखा है ना भरलाल देव का रथ? अनस, भरलाल देव को जानते हो? नहीं जानते? बाहुबली नहीं देखी? भगवान, तुमने पूरी मूवी में उसका रथ नहीं देखा? सबसे इनोवेटिव चीज तो वही थी। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है तो वही चाहता है मन लेके वैगनार में इधर उधर लगवा लूं। बस वैगनार में अच्छा नहीं लगेगा, सूट नहीं करेगा ऐसे ऐसे जाते में, कहीं अगर झगड़ा हो जाए तो कहीं, ठीक है। तो वो तुम देखो, बहुत अच्छा चीज़ है वो, ठीक है। पॉपुलेशन कम करने का ज़्यादा अच्छा तरीका है वो, ठीक है। तो नहीं, भगवान ना करे ऐसा करना पड़े, मतलब तुम लोग सोचना भी नहीं। भरलाल देव का रथ देखा होगा ना, इधर उधर दो वो तलवार लगा रखी थी उसने, कुछ टेंशन ही नहीं, बस जहाँ से निकले उधर से पॉपुलेशन कम, 1.4 बिलियन से आधे, मतलब अगर भरलाल देव घूम जाए दिल्ली NCR में वीकेंड में ही, तो मतलब आप ये मान लो कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 से तो मतलब 1.2 तो ला ही देगा विद इन अ ईयर, ठीक है। चलो तो वापस आ जाते हैं, IgM हो गया, और फिर क्या हो गया? IgG। सेकेंडरी रिस्पांस में आप क्या देख रहे हो? सेकेंडरी रिस्पांस में IgM में कोई चेंज नहीं आ रहा। आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IgG जो होता है वो तो बहुत सेकेंडरी, कौन सा रिस्पांस स्ट्रांग मिलेगा आपको? सेकेंडरी रिस्पांस, क्योंकि मेमोरी का आपका जो क्रिएशन हुआ, मेमोरी सेल्स का क्रिएशन हुआ, इसमें आपके इफेक्टेड सेल्स हो गए, मतलब एक तो प्लाज्मा सेल्स हो गए और एक मेमोरी सेल्स हो गए, दो टाइप के सेल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो आपके एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं, ठीक है, और दूसरे मेमोरी सेल्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग, बहुत मतलब वो डिवाइड नहीं करेंगे। एक प्लाज्मा सेल्स है वो डिवाइड करके क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडीज बना रहे हैं। और दूसरे सेल्स आपके कैसे होते हैं? वो होते हैं मेमोरी सेल्स, जो रुक जाते हैं और वो इंतजार करते हैं कि बाद में अच्छा कालिके दोबारा आ गया और उसने फिर से मम्मी को चैलेंज कर दिया तो, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन ना आए तो उसके लिए कुछ मेमोरी सेल्स भी होते हैं, तो वो मेमोरी सेल्स का यहाँ फंक्शन होगा। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ये IgG है और ये आपका अगेन IgM है। तो IgM तो सेम ही रहता है, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है? IgG। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? ह्यूमोरल ब्लड, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द जो ब्लड के लिम्फोसाइट्स हैं उनसे आपको जो इम्यूनिटी मिल रही है उसके लिए आप बात कर रहे हो। तो इसमें किसको इन्वॉल्व करेंगे? बी लिम्फोसाइट्स को, राइट। तो बी लिम्फोसाइट्स की हम बात करें, और क्यों क्या करते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स? वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंटीबॉडीज को आप AB से डिनोट करते हो, एंटीजन को AG से डिनोट करते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन क्या हो गया? उसको AG से डिनोट करेंगे। अच्छा, एंटीजन होगा क्या? एंटीजन में भी जैसे आपने देखा होगा एक हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे
एक होता है आपका हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का एक ग्रुप होता है जीन्स का, HLA बोलते हैं। हाँ, तो आपका एक सिस्टम है HLA सिस्टम, वो आपके सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानता है। मतलब आपकी जितनी भी सेल्स होती हैं, जैसे हमने आप देखा होगा कि बचपन में जितने भी घर के लोग होते हैं, जैसे जो छोटा बच्चा है अगर उसको कोई भी प्यार से बात कर ले तो वो तो चला जाएगा उसके साथ कि लो बेटा ये चॉकलेट है, आ जाओ, चलते हैं बाहर, ले गए बाद में, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं कि बेटा ये देखो तुम्हारे चाचा जी, ये मामा जी, ये दादी जी, ये सब। तो वरना तो उसको तो भाई सारी दुनिया की सारी लेडीज सब जो भी बूढ़ी बूढ़ी हैं सब दादी लग रही हैं, और बाकी सारी लेडीज़ जो उसकी मम्मी की एज की हैं मम्मी लग रही हैं, पापा लग रहे हैं, ठीक है। ले गए उठा के कोई भी। तो आप क्या करते हो, बचपन में ट्रेन करते हो। ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है कि आपकी जो इम्यून सेल्स है वो कैसे पहचानती हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होते हैं, मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है MHC1 MHC2, ठीक है। तो आपके पास MHC1, जैसे MHC1 जो फैक्टर होता है, मतलब जो प्रोटीन्स हैं स्पेशली जो मैं बोल रहा हूँ, वो सारे सेल्स पे मिलेंगे। MHC1 जो है वो सारे पे मिलेगा, MHC2 स्पेसिफिक कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे या वहाँ आपको कुछ मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये पहचानने में किस चीज़ में हेल्प करता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को, ठीक है। ये फैक्टर किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं कि जैसे स्पेशली जब ग्राफ्ट का रिजेक्शन होता है, उन सारी चीज़ों में अगर आपसे पूछा जाए कि किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, सबसे मेजर फैक्टर यही चेक करना होता है। और उसमें सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो सबसे, अगर जो ग्राफ्ट का रिजेक्शन में सबसे कम अगर रिजेक्शन होगा, तो सबसे पहले तो ये कि ग्राफ्ट अगर आपको देना है, ग्राफ्ट मतलब यू आर टेकिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी और उसको आप फिर आप दूसरी जगह वो कर रहे हो, तो इसमें ग्राफ्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर एक तो तरीका ये हुआ कि आपका एक इंडिविजुअल है, उसका ही आपने कुछ पार्ट निकाल के दूसरी जगह लगा दिया, ठीक है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। सेम बॉडी का आप कर रहे हो तो रिजेक्शन होने के चांसेस सबसे कम। उसके बाद ट्विंस का, ठीक है, अगर ट्विंस हैं तो उनका आपको पता है उनका ये सिस्टम सेम होगा, HLA वाला सिस्टम हम जो बात कर रहे हैं, तो वो सिस्टम सेम होगा। HLA सिस्टम बोलते हैं जो जीन का सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है, दैट इज हेल्पिंग टू रिकग्नाइज द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सिस्टम। और उससे जो बनेंगे प्रोटीन्स वो क्या होगा, MHC1 MHC2, राइट। हाँ, आइडेंटिकल वालों का सेम होगा बिल्कुल, नॉन आइडेंटिकल का सेम नहीं होगा। नॉन आइडेंटिकल का आपको पता है ट्विंस का कैसे बनते हैं, आइडेंटिकल कैसे बन रहे हैं, नॉन आइडेंटिकल कैसे बन रहे हैं, बताइए। वो आइडेंटिकल के केस में हो रहा है, दो जैसे आपने देखा होगा फॉलिकल्स के केस में। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, टर्शरी फॉलिकल के अंदर oocyte कौन से स्टेज में होता है, प्राइमरी बन जाता है, कौन सा स्टेज में आ जाता है, मतलब टर्शरी फॉलिकल की हम बात करें तो टर्शरी फॉलिकल में oocyte कौन सा होगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। जोना पेलोसिडा कब अपीयर होता है पहली बार, जोना पेलोसिडा कब अपीयर होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो टर्शरी में होता है। वैसे आप देखेंगे काफ़ी सारे टेक्स्ट में अगर आप जाओगे एडवांस में तो फर्स्ट में भी मेंशन है प्राइमरी, जो आपका जैसे ही प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, तो प्राइमरी फॉलिकल के बनने के साथ ही आप देखोगे जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल बनेगा तो पहले जोना पेलोसिडा बनेगा। जोना पेलोसिडा कौन सिक्रीट करता है, किससे बनता है जोना पेलोसिडा, अभी पढ़ा है ये चैप्टर, ओवा ही बनाता है। जोना पेलोसिडा कौन बनाएगा, अब नेक्स्ट बताओ कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, जो कोरोना रेडिएटा है वो नहीं, उसके ऊपर एक लेयर होती है थीका, वो कौन बनाता है, वो आपकी स्ट्रोमल सेल्स बना रही है। आपका जो ओवरी है उसके अंदर के पूरे पार्ट को आप क्या बोलते हो, जो कंटेंट था उसको क्या बोल रहे थे, स्ट्रोमा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि पहले ओवा है, और ओवा के पास क्या होता था, कैसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि आपके पास ये ओवा होता था, इस ओवा के बीच में और जोना पेलोसिडा के बीच में स्पेस होता था, क्या स्पेस है उसका नाम, क्या है स्पेस का, ये आपके पास जोना पेलोसिडा हो गई,
इस पेरिविटलाइन स्पेस में क्या आता है, क्या रहता है बच्चे इसके अंदर, स्पेशली क्यों मतलब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, पोलर बॉडीज इसके अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एग हो गया, ये जोना पेलोसिडा हो गया, इसके सराउंडिंग में आपके पास सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स है ये, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स को हम कोरोना रेडिएटा कब बोलेंगे, वैसे तो सबसे पहले इन सेल्स का नाम क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकुलर में क्या बोलते हैं इनको, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होती है या प्राइमरी फॉलिकल होती है उसमें इनको क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। फॉलिकुलर सेल्स में भी वो सेल्स जो जोना पेलोसिडा के करीब होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। और यही ग्रेनुलोसा सेल्स क्या बनाती हैं, कोरोना रेडिएटा या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो आप बोलते हो वो यही तो हो गया। अच्छा, इसके बीच में जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, किससे सीमेंटेड रहते हैं ये, हाइलोरोनिक एसिड से क्या होता है, सीमेंटेड रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी लेयर आती है फिर, यहां कौन सी लेयर आती है, ये दिस इज व्हाट, थीका, ये कौन सी लेयर है इसके बाद, थीका लेयर है। अब ये जो थीका लेयर है इसका ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, थीका लेयर में डिफरेंशिएशन होता है, थीका एक्सटर्ना और इंटरना कौन से फेज में होता है, कौन से फेज में डिफरेंशिएशन, ये अभी क्वेश्चन आया है। एक बहुत ही वेल नोन हमारे वो हैं मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ के टेस्ट सीरीज में था, उन्होंने पूछा था कौन से फेज में ये डिफरेंशिएट हो रहा है, टर्शरी में हो रहा है, एपियर सेकेंडरी में हो जा रहा है। आपसे दो क्वेश्चन आएंगे, आपसे आएगा थीका, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका, क्योंकि हमें अल्टीमेटली रेफरेंस के लिए क्या देना है, एनसीईआरटी। आपने पढ़ा कुछ भी हो, आपके पास मुझे पता है बहुत सारी जगहों के मॉड्यूल होंगे और उन सारे मॉड्यूल को साथ में रख लेना, लेकिन मानना किसकी बात है, एनसीईआरटी की, क्योंकि तुम्हें लेना है सिलेक्शन। अभी तुम्हें वहाँ जाके उनके मॉड्यूल से वो नहीं करना है, तो पढ़ो सबसे, लेकिन मानो किसकी, एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी ये कहता है कि सेकेंडरी में आपका थीका एपियर हो जाता है, वो उन्होंने बोला है कि थीका आ गया, लेकिन जो एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर का डिफरेंशिएशन है वो कौन सी लेयर में हो रहा है, वो टर्शरी में हो रहा है। और एंट्रम का भी मैंने देखा है, कभी कंफ्यूजन था, किसी ने शायद सेकेंडरी मुझे आंसर दिखा रहा था, क्योंकि किसी कोचिंग के मॉड्यूल में वो मेंशन है। तो कोचिंग के मॉड्यूल से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, एनसीईआरटी। आप पढ़ो सबसे, किसी भी मॉड्यूल से पढ़ो, लेकिन जब आपको लगे कि इन कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रहा है इन सारी चीज़ों को लेके, तो वो कंफ्यूजन में आखिरी एक्सेप्टेबल चीज़ होगी आपके पास एनसीईआरटी, उसी को फॉलो करना है। तो सेकेंडरी में थीका एपियर होगा और डिफरेंशिएट किस में होगा, टर्शरी में डिफरेंशिएट होगा, और उसमें थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बन जाएगा, ठीक है। और ये जो थीका इंटरना होता है यही क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन। ये ही जो होता है, आपसे पूछा जाए फॉलिकल में ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है, थीका इंटरना से हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन वाले उसके, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आएगा, अगर बनेगा, डिफिकल्ट आएगा तो इसी से बनेगा। जो थीका की लेयर है, जोना पेलोसिडा कौन से मॉलिक्यूल का बना होता है, क्या होता है उसमें, जोना पेलोसिडा में, जोना पेलोसिडा क्या मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन होती है, किससे बनता है, ओवा से बनता है, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे आपके बी लिम्फोसाइट्स के, इसमें एंटीबॉडीज हो गए और एंटीजन हो गए। एंटीबॉडी की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये एक जी जो IgG है उसकी स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एंटीबॉडी है IgG सबसे स्मॉलेस्ट होती है, 146 अगर आप देखोगे किलो डाल्टन के अराउंड इसका साइज होता है, ठीक है। सो दैट इज द साइज ऑफ दिस एंटीबॉडी, और जो सबसे लाइटेस्ट है, और इससे अगर आप 5 टाइम्स कर दोगे तो आपको IgM का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आप देख रहे हो इसमें आपके पास हैवी चेन्स हैं और लाइट चेन्स हैं। कितने हैवी चेन्स हैं, कितने लाइट चेन्स हैं, तो आपके पास H2L2 है, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखते हो कि जो एंटीजन, ये वाला जो टर्मिनल पार्ट है, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये जो ग्रुप है, क्योंकि ऑल दिस एंटीबॉडी इज व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स,
अमाइनो एसिड्स बने तो इनके टर्मिनल पे आप देखोगे ये N जो ग्रुप लगा है एक्चुअली NH2 वाला ग्रुप है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के टर्मिनल साइड है ये NH2 वाला ग्रुप है, राइट। और ये वाला फेज जो आप देखोगे, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसमें आप देखोगे इसका जो साइट कैसा है, वेरिएबल, ये वेरिएबल पार्ट है, और नीचे वाला कैसा है, नॉन वेरिएबल पार्ट है, राइट। तो इसमें भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल रीजन होते हैं, ये वेरिएबल रीजन हो गया, और नीचे वाला कैसा है, नॉन वेरिएबल। इसी में हैवी में देखेंगे तो ये कैसा है, नॉन वेरिएबल हो गया, नीचे वाला सॉरी दिस इज अ वेरिएबल वन, और नीचे वाला कैसा है, नॉन वेरिएबल NV, राइट। तो यस बच्चे, प्राइमरी से बच्चे रिस्पॉन्सेस का मतलब है जब आपका एंटीजन से वो हो रहा है तो हम उसका इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। ह्यूमरल एंटीबॉडी हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमरल एंटीबॉडी जब जो एंटीबॉडीज बनेंगे उसी तरह रिस्पॉन्स आएगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज द मैकेनिज्म, ये जो रिस्पॉन्सेज है वो मैकेनिज्म है, मतलब वो काउंटर पार्ट है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपको ये बता रहा है कि ये इसके थ्रू जो एंटीबॉडीज जनरेट हुई है उसको आप ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडीज तो आपकी बी से ही बन रही हैं। क्या टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बना रहा है, नहीं बना रहा। वो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है कि आप एंटीबॉडीज बनाइए। जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आप जाते हो तो वो क्या करता है, ऐसा नहीं होता कि बी लिम्फोसाइट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट है, उसको मैसेज जाता है और वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। मतलब मेनली जैसे जितने सोल्जर हैं उनसे ज़्यादा उनकी गन के अंदर बुलेट्स होंगी ना, ठीक है। एंटीबॉडीज आर नॉट द सेल्स। काफ़ी सारे लोगों को बहुत लंबे टाइम तक ये लगता रहता है कि शायद एंटीबॉडीज किसी टाइप के सेल्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी पैथोजन से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, राइट। और वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आप कोई सेल है वो लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, जो भी कोई पैथोजन आ गया और उससे वो फाइट कर रहा है। मतलब जो मॉलिक्यूल आपने स्पेसिफिकली क्या करते हो, आपको जो शेप चाहिए, जिस तरीके का मॉलिक्यूल चाहिए, राइट, तो आप उस तरीके से लड़ोगे। तो एंटीबॉडीज बहुत स्पेसिफिक होती हैं। एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ये आ सकता है, पूछ सकते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का नाम सुना है किसी ने, दूर दूर तक भी नहीं सुना। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होता है जैसे जो आपके जो एंटीजन्स बनते हैं उन पे साइट जो होती है वो बहुत सारे एंटीजन को बाइंड करने की क्वालिटी होती है। आपको आज के टाइम में चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हमारा जो सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है वो कैसी प्रोड्यूस करता है, पॉलीक्लोनल। कैसी प्रोड्यूस करता है, पॉलीक्लोनल। मतलब ये आपके पास जो साइट है ये हमारे पास बहुत वाइड वेराइटीज के एंटीजन्स के लिए है, मतलब स्पेसिफिकली कि आसपास का भी होगा तो हम पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे अनस कल डिस्कस कर रहा था वेस्टर्न के बारे में हम बात कर रहे थे ना, वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट हम करते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये प्रोटीन हो गया, तो वो टेक्निक है कि आप स्पेसिफिकली कितनी भी प्रोटीन हो और आपको स्पेसिफिक, सपोज जैसे कोविड वाला केस है, कोविड में उसकी जो सरफेस की प्रोटीन है आपको आइसोलेट करना है। अब वो आइसोलेट करने के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी जिससे आप वेस्टर्न ब्लॉट करो। अब वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनेगी कैसे, क्योंकि अगर आपने ऐसे नहीं किया तो वो तो फिर तो वायरस के अंदर और भी प्रोटीन मिल गई या किसी भी सिस्टम में और भी प्रोटीन मिल गई, आप वो कर लोगे। तो आप क्या करते हो, फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हो जो स्पेसिफिकली आपके पूरे सेल में कहीं ना जाके बाइंड करे, जो स्पेसिफिक आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है वहीं जाके बाइंड करे। तो इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू। और इस हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द टू सेल्स, एक आप लिम्फेटिक सेल्स लोगे, लिम्फोसाइट की सेल लोगे, बी लिम्फोसाइट आपने ले लिया, और इस बी लिम्फोसाइट को आप फ्यूज करा देते हो कैंसर सेल के साथ। कैंसर सेल की एक मैकेनिज्म को इनएक्टिवेट कर देते हैं और लिम्फोसाइट की दूसरी मैकेनिज्म को इनएक्टिवेट करते हैं। उन दोनों का फ्यूजन आके आपके पास एक हाइब्रिड सेल बनती है। और उस हाइब्रिड सेल की क्वालिटी क्या होती है, उसमें कैंसर सेल की वो प्रॉपर्टी आती है कि ये बार बार डिवाइड होती रहे, ठीक है। तो जब बार बार डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपके पास एंटीबॉडीज बनती रहेंगी, तो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी आ गई। और दूसरा जो लिम्फेटिक सेल्स वाला सिस्टम है जो कैंसर सेल में उन्होंने डीएक्टिवेट किया है, मोनोक्लोनल बनाने वाला, वो सिस्टम इसमें डाल देते हैं। तो वो दोनों मिलके हाइब्रिड एक बन जाता है और उसी को टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में। तो हो सकता है कि इम्यूनो में आपसे वो पूछ लें कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप बोल सकते हो, स्पेशली उसको याद रखें आप, हाइब्रिडोमा
इट इज यूज्ड फॉर व्हाट? यूज्ड टू मेक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मतलब हो गया स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक. आपको बहुत किसी पैथोजन से पर्टिकुलरली फाइट करना है. अब आज के टाइम में तो हमारी इसी की रिक्वायरमेंट है ना. आप क्या ऐसी एंटीबॉडीज से डील कर पाओगे कि जो जिनका मतलब ऐसा काइंड ऑफ मिक्स है कि कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाएगा चलो उससे लड़ लेंगे, या वायरस की बड़ी रेंज से फाइट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली जैसे कोविड में भी अगर हम देख रहे हैं तो इस कोरोना वायरस की जो पूरी फैमिली है उसमें वो अगर कोई रिसेप्टर उसी टाइप के वायरस पे दूसरे पे भी हो सकता है, चांसेस है. ठीक है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली जो इसका सीक्वेंस मिले आप उसी से फाइट करना चाह रहे हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने पड़ेंगे. तो वो आप यूज करोगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर क्या होता है, ये चेन आपस में जुड़े रहते हैं, राइट. कौन से बॉन्ड है इनके बीच में? डाई सल्फाइड बॉन्ड. ये डाई सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं. तो इसमें दो हैवी चेन हो गई, दो लाइट चेन हो गई. टर्मिनल एंड आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट. तो एक एंटीबॉडी के अंदर कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गए? दो. ये वाला एंड पे नहीं बाइंड हो रहा कुछ, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है. जो एन वाला टर्मिनल है इसमें हैवी चेन और लाइट चेन. आपसे पूछा जाए एंटीजन, मतलब अगर सपोज इस डायग्राम से कुछ पूछा जाएगा तो वो ये पूछेंगे कि किसके कॉम्बिनेशन से एंटीजन बाइंडिंग साइट बन रही है. तो आपका आप बोलोगे वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन और वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन. उन दोनों की कॉम्बिनेशन से बन रहा है. वो अलग तरीके से पूछ सकते हैं, वो आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे और दे विल मेक यू कंफ्यूज फॉर द सेम. आपको ऑलरेडी पता होगा, आप देख रहे हो कि दो चेन आपस में मिल रही है तब उससे साइड बन रही है, बट यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि ऑप्शन कौन सा है. ठीक है, चलो. उसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन इन्वॉल्व हो गया? टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स कैसे फाइट करते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब स्पेशली जो वायरस बेस्ड होते हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो सेल के अंदर घुस जाते हैं. ठीक है, इफ ऑर्गेनिज्म इज एंटरिंग इनसाइड सेल मीडिएटेड, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. उस टाइम पे कौन सी सेल इन्वॉल्व होंगी? टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगी. अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, अब इन टी लिम्फोसाइट्स में भी आप देखेंगे तो कौन कौन सी हैं? एक आपके पास देख रहे हैं, इनका भी क्लासिफिकेशन है ना. आपके पास है एक टी हेल्पर सेल्स, टी एच सेल्स, टी साइटोसिटिक साइटोटॉक्सिक सेल्स, या टी जो आप टी किलर सेल्स बोल रहे हो, टी सप्रेसर सेल्स. ठीक है, और मेमोरी सेल्स तो आपका बी सेल्स में भी बनता ही है. तो उसमें भी अगर जैसे बी सेल्स में भी देखते हैं तो आपके पास इफेक्टर सेल्स हो गए. एक तो हो गए इफेक्टर सेल्स और एक हो गए मेमोरी सेल्स. दो टाइप के सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स हो गए और इफेक्टर सेल्स हो गए. मेमोरी सेल्स स्पेशली आपको पैथोजन को याद दिलाने में हेल्प कर रहा है. इफेक्टर सेल्स इंस्टेंटली वर्किंग ऑन द लाइक प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज. यहाँ पर भी आपके मेमोरी सेल्स भी बन जाएंगे और आपके टी हेल्पर सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं और टी सप्रेसर सेल है. तो इसमें इनका काम बस ये नहीं है कि इन रिएक्शंस को बस बढ़ाना है, सप्रेस करने का भी है. जैसे जो सप्रेसर सेल हैं इसके एक्टिवेशन को आपको ये भी तो करना है ना कि कब स्टॉप करना है. ठीक है, तो सप्रेसर सेल का फंक्शन क्या होता है? इसके स्टिमुलेशन को, इसके प्रोडक्शन को क्या करता है? उस टाइम पे स्टॉप करता है. ठीक है, आपके पास जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो उस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं. जैसे आपके इंटरफेरॉन का रिलीज हो गया. ठीक है, इंटरफेरॉन्स भी तो रिलीज होंगे. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है तो उस टाइम पे क्या रिलीज करना है आपको? इंटरफेरॉन्स रिलीज करने हैं. इंटरफेरॉन्स रिलीज कर रहे हो. इसमें स्पेशली आप देखोगे IL-6, IL-12 ये इंपॉर्टेंट है. आपके पास पूरी सीरीज होती है 1, 2, 3, बहुत सारे IL होंगे, मतलब इंटरल्यूकेंस होंगे. ठीक है, या इंटरफेरॉन्स होंगे. ठीक है, IFNs जिनको बोलते हैं, IFNs. तो वो आपको अलग अलग मिल सकते हैं. इंटरल्यूकेंस में या इंटरफेरॉन्स में आपके पास ये रिलीज होंगे किसके थ्रू? जब आपके पास सेल इन्फेक्ट हो जाएगी किसी वायरस से या बैक्टीरिया से. ठीक है, उसके बाद
ये जो सेल्स हैं आप देखते हो कि इसके लिए आपके पास कुछ ऑर्गन्स होते हैं, दोज आर हेल्पिंग देम इन द मैचुरेशन पार्ट। ये जो आपकी स्ट्रक्चर्स होंगी मतलब इनको लोकेट किया गया है। आप क्या करते हो कि जो भी आपके पास सेल्स होती हैं आप उनको जगह जगह प्लेसेस पे आप लोकेट करते हो कि जब भी ऐसा तो होगा नहीं कि एक जगह से आप दूसरी जगह भेज रहे हो, तो आपके पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं और वहाँ आप क्या करते हो, इन सेल्स का मैचुरेशन होता है या ट्रेनिंग होती है, राइट। तो उसके लिए आपके पास ये ऑर्गन्स हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, बोन मैरो। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपके पास ये हो रहा है, तो आपके पास है बोन मैरो। मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है वेयर ऑल ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूसिंग इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट। तो अगर आप देखें आपके पास जैसे एक है जो ब्लड सेल्स का लाइन आता है, उसमें दो लाइन होती हैं, एक माइलॉइड होती है, एक लिम्फॉइड होती है। कौन सा सेल माइलॉइड से बन रहा है, कौन सा लिम्फॉइड से बन रहा है? अगर जैसे मैं पूछूं आरबीसीज और प्लेटलेट्स किससे बनते हैं? आपके पास दो सेल लाइन है, एक आपके पास आ रहा है माइलॉइड, जो स्टेम सेल्स हैं उनमें से ये लाइन बन रही है, ब्लड स्टेम सेल्स से ये दो लाइन बन रही हैं आपके पास, एक है माइलॉइड और दूसरा है लिम्फॉइड। बताइए किससे, लिम्फॉइड से क्या बनाएगा और माइलॉइड से क्या बनेगा? माइलॉइड से, लिम्फॉइड से आपका आरबीसीज और प्लेटलेट्स बनेंगे और माइलॉइड से आपके लिम्फोसाइट्स बनेंगे। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइलॉइड आपका इन्वॉल्व है जो लिम्फॉइड को बनाने में, और आपके जो लिम्फॉइड वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है उसमें क्या जा रहा है, आरबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द लाइक ऑर्गन्स, किन ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन ब्लड सेल्स हो गए जो लिम्फोसाइट्स जितनी भी प्रोड्यूस हो रही हैं। थाइमस हो गया, लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट beneath द ब्रेस्ट बोन, क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड कीप रिड्यूसिंग। जो हम ये बोलते हैं कि एल्डर एज में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ दिस ग्लैंड, थाइमस का रिडक्शन हो जाता है। सो विद एज एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन, इट इज़ रिड्यूस टू अ वेरी स्मॉल साइज। उसके बाद स्प्लीन, बीन शेप्ड। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, मोनोसाइट के न्यूक्लियस का शेप क्या होता है? बीन शेप्ड होता है, ठीक है। मोनोसाइट का ये आपको हो सकता है वो डायग्राम दे दें तो आप याद रखना, और उस डायग्राम में हमेशा कंफ्यूजन होता है, फिर आप बेसोफिल का न्यूक्लियस और मोनोसाइट के न्यूक्लियस को मिला देते हो, जबकि उसमें से एक ग्रैन्युलोसाइड है, एक ग्रैन्युलोसाइड है। वो डायग्राम दे देंगे और उस डायग्राम में न्यूक्लियस दे देंगे अलग अलग शेप का। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बच्चों का रॉन्ग होता है, ठीक है। तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है, ठीक है। बीन शेप्ड मतलब जैसा किडनी का शेप होता है, मतलब दिस शेप, ठीक है। तो उसको आप ऐसा नहीं समझोगे कि वो बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड में और बीन शेप्ड में फर्क है, ठीक है। और ये कंफ्यूजन में हमेशा वो मोनोसाइट बना के देते हैं और न्यूट्रोफिल मतलब आपका ग्रैनुलोसाइट्स के साथ कंफ्यूज करा देंगे, राइट। तो वो ध्यान रखना है कि आपका मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है। स्प्लीन कैसी है? बीन शेप्ड है, मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, acts as a filter of the blood by trapping blood borne microorganism and large reservoir of what? Erythrocytes, right? उसके अलावा आपके बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे क्या होते हैं? lymph nodes होते हैं, right? These lymph nodes are the located structure at different point along with the lymphatic system. इनका फंक्शन भी क्या है? टू सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पेशली आप देखते हो इन डिफरेंट एरियाज आपके पास ये जगहें हैं जहाँ पर जैसे ही ब्लड के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास होंगे तो आप क्या कर सकते हो? उनको ट्रैप कर सकते हो, उनको स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। फिर उसके बाद म्यूकोसा माल्ट, mucosa associated lymphoid tissue that those are located in the lining of major tracts, respiratory, digestive and urinogenital tract। उनसे एसोसिएटेड जो लिम्फॉइड पार्ट है उसको आप क्या बोल रहे हो? माल्ट बोल रहे हो। और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जितने भी आपके लिम्फॉइड टिश्यूज हैं उसका 50%, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा आपसे? माल्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये एक तो किस किस जगह से इन्वॉल्व है? रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनाइटल, राइट।
तो इसमें 50% बना रहा है, 50% पोर्शन आपका यहाँ से बना रहा है। और मोस्टली इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स का मेनली रोल क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी से गुजर रहे हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं, मतलब ब्लड तो ऑब्वियसली सब जगह से पास होके जाएगा, जब ब्लड पास होके जा रहा है तो आपको अलग अलग जगह पे फिल्टर करना है। जैसे कि अगर सपोज कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमारी कंट्री में एंटर करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको पहले अलग अलग स्टेट की पुलिस बॉर्डर एरिया से पहले फिल्टर करना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह से आना पड़ेगा। देयर आर मैनी सिक्योरिटी लेयर्स कि उसके पास हर जगह चांस है कि कहीं ना कहीं तो ट्रैप हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ऐसे सारे सेंटर्स हैं जो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जहां हमारी सेल्स क्या होती हैं, ट्रेंड होती हैं, और वहां ये भी हो सकता है कि माइक्रोब्स को क्या किया जाए, फिल्टर किया जाए या ट्रैप किया जाए। इज इट क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे। तो एंटीबॉडीज, जैसे इसमें इम्यूनिटी जो है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब आप होस्ट के अंदर जो खुद से प्रोड्यूस हो रही है, आप खुद से एंटीबॉडीज एक्सपोज हुए और उसके बाद आपने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाए, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस विद इन द होस्ट बॉडी। पैसिव में क्या होता है, रेडीमेड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आप डायरेक्टली देते हो। जैसे कि अगर किसी को एंटी वेनम जो हम देते हैं, तो हॉर्स में आप पहले प्रोड्यूस कर लेते हो उसको, एंटीबॉडीज़ को, और फिर वो एंटीबॉडीज़ आप क्या करते हो, तो इंजेक्ट करते हो। तो दैट्स अ काइंड ऑफ लाइक जैसे आपने जब कोविड स्टार्टिंग में फर्स्ट वेव आया था तो हम प्लाज्मा डोनर ढूंढ रहे थे, तो वो किस टाइप का इम्यूनिटी था, पैसिव इम्यूनिटी था। आप एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुके हैं, आप प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज आप बनवाओगे नहीं, आप ऑलरेडी जो प्लाज्मा आइसोलेट किया और प्लाज्मा आइसोलेट करके उसमें जो एंटीबॉडीज हैं आप उसको सेंड कर रहे हो, दैट्स द पैसिव इम्यूनिटी, राइट। टाइम टेकन क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी में लॉन्गर टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला कि जब आप पैथोजन से पहली बार इनकाउंटर होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसी दिन एंटीबॉडी बन गई। मैंने आपको चार्ट दिखाया था 0 से 14, 14 to 28, मतलब, और जो पीक आप देख रहे थे अराउंड 14th डे के पास बन रहा था, ठीक है, तो वहां जाके बनता है, मतलब टाइम लेता है। लेकिन यहाँ इस केस में सपोज आपको सांप ने काट लिया, ठीक है, अब आपने लगा दिया इंजेक्शन और 14 दिन इंतजार कर रहे हो, तब तक 14 दिन में तुम नीले पड़े हुए, ठीक है, तो वो वाला सिचुएशन नहीं है। पैसिव के केस में आपको इंस्टेंटली क्या मिलेगा, उसका इफेक्ट मिलेगा, शॉर्टर ड्यूरेशन होगा, एंटीबॉडीज आपको रेडीमेड बने मिलेंगे। मेमोरी सेल्स इसमें होते हैं, इसमें कोई मेमोरी सेल नहीं है, ठीक है, आपने किसी का प्लाज्मा लेके इंजेक्ट करा दिया है, उसमें कोई मेमोरी सेल थोड़ी है कि अगली बार उस टाइप का वो होगा। और हर बार क्या, अच्छा एक बार आपने एंटीबॉडीज बना लिए तो ये एंटीबॉडीज ऐसे नहीं होते कि आपने जो एंटीबॉडीज बनाए हैं अब अगली बार कोई पैथोजन आ रहा है नए टाइप का तो यही एंटीबॉडीज आपके लग जाएंगे, ये काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपके हर बार जो भी पैथोजन आएगा तो स्पेसिफिकली आपको नए टाइप के एंटीबॉडीज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप देखते हो, जैसे नेचुरल है, नेचुरल इन्फेक्शन हो गया या वैक्सीनेशन हो गया। नेचुरल के केस में क्या है, नेचुरल में आप बताइए कैसे आप वो कर रहे हैं। नेचुरल जो आपका सिंथेसिस हो रहा है, एक तो आपके पास नेचुरल एक्सपोजर हो गया आपका खुद का, दूसरा वैक्सीनेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपने कई बार एटीन्यूएटेड पैथोजन देते हो। एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इनएक्टिवेटेड फॉर्म। आपने किसी को गन दे दी, ट्रिगर खराब है, ठीक है, परेशान बेचारा कर रहा है यूं 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 दुश्मन के सामने खड़ा होके, उसने कहा अच्छा बेटा खराब है तुम्हारा, उसने उड़ा दिया, ठीक है। तो एटीन्यूएटेड वही होता है कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें हीरो बस अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि उसकी गन में गोलियां नहीं है और फिर भी वो खड़ा है कि कोई मुझे शूट कर दे, बस मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बस अपने दोस्त को बचाने के लिए, ठीक है। तो वो वाला फेज होता है एटीन्यूएटेड फेज, जिसमें आपने क्या किया कि जो सिवियरिटी वाले उसके प्रोटीन से वो हटा दिए, बाकी उसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका शेल अवेलेबल है, उसका बाहर का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हो, उसको वैक्सीनेशन का फॉर्म बोलते हो। जैसे आपने ORV जो हम ओरल आपका पोलियो का वायरस देते हैं, वो कैसा होता है, एटीन्यूएटेड फॉर्म में होता है। जैसे यूपी में एक केस हुआ, उन्होंने एटीन्यूएटेड की जगह लाइव दे दिया, सही वाला, जिसको नहीं होना था पोलियो उसको हो गया। इंडिया और पाकिस्तान अकेले एक ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे लास्ट में एरेडिकेट हुआ है पोलियो। 2014 तक भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, 2014 या 11, पाकिस्तान में शायद सबसे लास्ट में हुआ है, इंडिया में उससे पहले हुआ कि यूपी का एक कोई वो था वहाँ दे दिया गया था। 11 का केस है शायद, कि बच्चों को देना था पोलियो का वैक्सीन, वो पोलियो वैक्सीन में वो दे दिया जो लाइव था, ठीक है। तो ऐसे केस हो जाते हैं, ठीक है। तो डेलिबरेटली इंजेक्शन ऑफ लिविंग और डेड माइक्रो प्रोटीन, मतलब आप या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दो या उसका पार्ट दे दो, ठीक है। इसके पैसिव के केस में
पैसिव इम्यूनिटी में आप देखते हो मदर से, हमने इससे पहले डिस्कस किया था, कौन सा एंटीबॉडी पास होता है, और मदर से कोलेस्ट्रम में कौन सा होता है, IgA, राइट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ वैक्सीन्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको, जैसे आपके पास है लाइव वैक्सीन्स, नेचुरल और एटीन्यूएटेड, स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, BCG, बैसिलस कैलामेटे ग्वेरिन, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, 7 टाइप 1, ठीक है। उसके बाद MMR, दैट इज अ मीजल, मम्स एंड रुबेला। तो अगर ये सारे वैक्सीन आते हैं, ये कैसे हैं, लाइव वैक्सीन है, मतलब इसमें पैथोजन आप कैसा दे रहे हो, लाइव दे रहे हो, मतलब अलाइव है आपका, या एटीन्यूएटेड फॉर्म में। लाइव एटीन्यूएटेड मतलब ऐसा तो नहीं दोगे कि सीधे आप इन्फेक्शन ही करा दो, एटीन्यूएटेड फॉर्म होगा। फिर आपका किल्ड वैक्सीन आप दे रहे हो, वो है साल्क पोलियो, IPV, वूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस, ठीक है। जल्दी से मुझे बैक्टीरियल, मैंने आपको डिजीज बताए थे, क्या ट्रिक बताई थी बैक्टीरिया वालों की, याद है कुछ, क्या क्या था उसमें, डिजीज बता दो। मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, टेटनस, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस इज द सेम थिंग, राइट। फिर PPT आ रहा था उसमें, और टाइफॉइड, और फिर उसके बाद LCD, लेप्रोसी, और C से कॉलेरा, डिप्थीरिया, और फिर वायरल डिजीज कौन कौन से थे, हार्पिक डिजीज था, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज, आई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कंफ्यूज करेगा, और क्या था, चिकनगुनिया, चिकन के जितने भी डिजीज मिलेंगे वायरस वाले मिलेंगे, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स। फिर क्या था, हार्पिक, क्या था, MMS, क्या था, मीजल्स, मम्स एंड स्मॉल पॉक्स। उसके बाद चिकनगुनिया एंड डेंगी। फिर प्रोटोजोन में आपको बोला गया था क्या क्या, मास्क इज पेनफुल, M से क्या था, मलेरिया, अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, राइट। उसके बाद क्या आ रहा था, S से क्या आता था, S से कौन सा डिजीज आ रहा था, बताओ भाई, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपेनोसोमा से होता है, ठीक है। फिर काला आजार, काला आजार किससे होता है, सबसे कॉमनली ये प्रोटोजोन से जो पूछा जाएगा, या तो लीचमैनिया वाला पूछा जाएगा, लीचमैनियासिस, लीचमैनियासिस मतलब काला आजार हो रहा है, ठीक है। L के आडवाणी को याद रख लेना, L के मतलब लीचमानिया है, काला आजार है, लीचमैनियासिस और काला आजार सेम है। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस से हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो ट्रिपेनोसोमा हो जाए या ट्रिपेनोसोमियासिस हो जाए, या स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, तो वो सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आगे किल्ड वैक्सीन में आपके साल्क है, वूफिंग कफ है, टैफ और टाइफॉइड, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कॉलरा। उसके बाद आते हैं टॉक्सॉइड, जो आप टेटनस के इंजेक्शन लगाते हो, दीज आर द सब यूनिट वैक्सीन, कुछ पार्शियल आप कंपोनेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वैक्सीन में आपके पास पूरा पैथोजन नहीं है, वी आर जस्ट गिविंग द पार्ट, राइट। तो आपके पास टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, बॉटिलिज्म हो गया, उसमें पूछ लेंगे कौन सा टॉक्सॉइड वैक्सीन है, मतलब कौन सा सब पार्ट वाला पार्ट है इसमें वैक्सीन का। और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट जो आप बना रहे हो वैक्सीन, उसमें आपके पास क्या है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन दोज वी आर इंजेक्टिंग और वी आर यूजिंग राइट नाउ। तो उसमें से जो कॉमन है वो पूछ सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आप लोगों के भी वैक्सीनेशन चार्ट होंगे जो हॉस्पिटल से इशू हुए होंगे, बचपन से आप बहुत सारे वैक्सीन लगवा रहे होंगे, एक बार आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद इम्यूनिटी हम देख रहे थे, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, वीकेंड जो पैथोजन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उससे जो इम्यूनिटी आप जनरेट कर रहे हो, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडी आप खुद से बना रहे हो, राइट। पैसिव में डायरेक्ट प्री फॉर्म एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, सो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद जो एलर्जीज हैं, स्पेशली देखो अगर एंटीबॉडीज की बात करें तो हमने कितने टाइप की एंटीबॉडीज होती थी, IgA थी आपके पास, और कौन सी है आपके पास है, IgM और IgG और IgE, और बताइए कौन सा बचा, IgD। ये सारी एंटीबॉडीज हैं आपके पास।
इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप एंटीबॉडी देखोगे सबसे लाइटेस्ट और सबसे ज़्यादा कौन सी है, IgG है, 80% तक ये मिलेगी आपको, और ये लाइटेस्ट होती है। यही एंटीबॉडी किसको क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। कौन सी एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट है, IgA। कौन सा एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे रिलीज होगी, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे ये इन्वॉल्व होगी, ठीक है। इसका बहुत कम परसेंटेज है, 0.5 to 1 होगा। IgE का आप देखेंगे वो भी परसेंटेज कम होगा, मेनली आपको IgG मिलेगा और IgM मिलेगा, उसके बाद A मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो एलर्जेंस हम देखें, सब्सटेंस टू विच एक्सिक्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज आर प्रोड्यूसेस, जैसे पॉलेंस हो गए, माइट्स एंड डस्ट हो गया, एनिमल डेंडर हो गया, ये सारा क्या कॉज करता है, दे आर क्रिएटिंग अ इम्यून रिस्पॉन्सेज, राइट। और इसमें इन्वॉल्व कौन सी एंटीबॉडीज हैं, IgE। So sneezing, watery eyes, running nose, all these are the symptoms. Chemically कौन से chemical release हो रहे हैं, histamine and serotonin. These are the two chemicals, those are involved in this process, जो आपकी allergic reactions होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि allergic reactions में कौन से chemical involved हैं, तो उसमें serotonin को मत छोड़ना, histamine तो आपको याद ही रहेगा, histamine and serotonin. Patient expose हो जाता है injected with very small doses of possible allergens and reaction studied. और treatment में antihistamines आप दे सकते हो, adrenaline और steroid से आप क्या कर सकते हो, क्विकली इन रिस्पॉन्सेज को कम कर सकते हो। तो जब भी कभी आपको कोई, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ स्पेशली ज्वेलरी से उनको एलर्जी होती है, कुछ पहन लें, तो वो अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस से है तो उसमें आपको एंटी हिस्टामिन्स के आप इंजेक्शंस दे दीजिए, तो इट विल बी रिकवर्ड देन, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के ऑटो इम्यूनिटी। क्या हुआ कि ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज द कंडीशंस, मतलब अनेबल टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ और नॉन सेल्फ का फिनोमेना क्या हुआ कि हमारी अपनी सेल्स कौन सी हैं और बाहरी देश की सेल्स कौन सी हैं, उनको आप पहचानने में जब गलतियां करते हो तो उससे कौन सी डिजीज होती है, ऑटो इम्यूनिटी होती है। अब उसमें सबसे पहले जैसे है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में आपके जो एसिटाइल कोलिन होता है, नाम सुना होगा इसका, ठीक है। एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट क्या बना रहे हो आप, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो एंटीबॉडीज अगेंस्ट व्हाट, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अगर आपने ये कर दिया तो आप सोचो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं और वहां जब कोई मैसेज आ रहा होगा तो उससे क्या होगा, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी क्या, कोई सिग्नल आपने सब जो आना था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा उसको जो डिटेक्ट करना है, वो चीज़ तो प्रॉब्लम हो नहीं पाएगी। तो जो माइस्थीनिया ग्रेविस है वो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आप बनाने लगते हो और उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद आता है परनीशियस एनीमिया। ये क्या होता है, एक फैक्टर होता था, कौन सा फैक्टर होता था, कैसल इंटरनल फैक्टर। ये क्यों जरूरी होता है, विटामिन B12 के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इट इज इन्वॉल्व इन द, जो B12 का हम देखते हैं एज अ कोफैक्टर काम करता है, वहां हेल्प करता है किसमें, RBCs के सिंथेसिस में, आपका ब्लड के सिंथेसिस में। तो वो प्रोसेस क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, परनीशियस एनीमिया हो रहा है, ठीक है। एनीमिया होने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, बट वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट द परनीशियस एनीमिया। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है, जैसे अगर एड्स की बात करें, एड्स ऑटो इम्यून डिजीज है, वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज है, बट इट्स नॉट अ ऑटो इम्यूनिटी डिजीज, राइट। उसके बाद आगे हैशमीटो डिजीज, ये कौन सा है, क्या होता है इसमें, थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट आप क्या बनाते हो, ये हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में, एंटीबॉडीज अगेंस्ट व्हाट, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। रिमेटॉइड
ऑर्थराइटिस, इसमें मेनली आप देखोगे जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है आईजीएम का, और ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड होता है, जो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको वो करता है, और इसमें आपका साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है, और इसमें ट्रीटमेंट में मेनली वही होता है, आपको या तो रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा या आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हो, ठीक है। तो रिमेटॉइड करके सब्सटेंस बनता है, और उसी से क्या होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसमें ये भी कैसी एक डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। इसमें से जो पूछने वाले चांसेस हैं वो आपको परनीशियस के हैं और माइस्थीनिया ग्रेविस के हैं, वो ऑप्शंस देंगे। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मल्टीपल ऑप्शंस देंगे आपको, और उसमें से उनकी डिटेल दी जाएगी, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट, उससे ज़्यादा इसमें नहीं आता। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। माइस्थीनिया ग्रेविस इज रिलेटेड टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद परनीशियस कैसल इंटरनल फैक्टर जो आता है, जो किसमें हेल्प करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, और जो अल्टीमेटली आपका हेल्प करेगा आरबीसी का सिंथेसिस। तो वहीं अगर आपकी कमी हो जाएगी, इट विल रिजल्ट इनटू द एनीमिया। हाशमीटो किसका है, थायराइड ग्लैंड का, एंड रिमेटॉइड। अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, इसको तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप मिस करोगे कहीं से भी। उसके बाद IDDM, ये क्या होता है, IDDM, व्हाट इज IDDM? इंसुलिन डिपेंडेंट, क्या हुआ ये, इंसुलिन डिपेंडेंट व्हाट, डायबिटीज मेलिटस, ये DM1 है। कौन सा है, DM1 है। तो डायबिटीज मेलिटस 1 है, इस केस में क्या होता है, IDDM में क्या हो जाएगा, इस केस में आपके पास इंसुलिन नहीं होगा। अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट है तो आप क्या कर रहे हो, मेनली जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे, आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहे हो। तो अगर आप इंसुलिन नहीं होगा तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहे हो आप, मेनिंजिस। मेनिंजिस कहाँ होते थे, अगेंस्ट मेनिंजिस। जो ब्रेन की लेयर्स हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो वो ये केस हो गया, ठीक है। और लास्ट में दीज आर द ड्रग्स, जो मेनली आप देखते हो ड्रग अल्कोहल अब्यूज का जो आपका टॉपिक है, उसमें कुछ ड्रग्स दे रखे हैं, जैसे ओपियोइड्स है, राइट, जिसके अंदर स्पेशली आपके पास क्या आता है, मॉर्फिन, स्मैक, अनस, स्मैक और मॉर्फिन है ये, ठीक है। दीज आर द 2 ड्रग्स, किसमें कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ओपियोइड्स में आ रहा है, ठीक है। मेनली बहुत पहले इसको एज अ पेन किलर बहुत ज्यादा यूज किया था, समीर बड़ा खुश हो रहा है स्मैक का नाम सुन के। डायएसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन बहुत दिया जाता था, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में बहुत भर भर के यूज हुआ है, मतलब मॉर्फिन बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। तो इफेक्टिव सिडेटिव और पेन किलर है, यूजफुल इन पेशेंट्स अंडरगो सर्जरी, डिप्रेसेंट, और आपके पास स्लो डाउन बॉडी आपके फंक्शंस जो है बहुत इजी रहता है, मतलब पेन रिलीवर बहुत अच्छा है। उसके बाद कैनाबिनॉइड्स में आपके पास आ जाते हैं चरस, हशीश, गांजा, मैरिजुआना, राइट, ये किस में आ रहे हैं, कैनाबिनॉइड्स में आ रहे हैं। ओपियोइड्स में स्पेशली आपके पास क्या आ रहा था, यू आर हैविंग द मॉर्फिन एंड हेरोइन। उसके बाद स्टिमुलेंट्स में आपके पास कोकेन है, एल्कोलॉइड जो होता है, ये आपसे पूछा जाएगा कौन सा एल्कोलॉइड है, तो कोकेन वगैरह आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। और उसके बाद ये बारपिरेट्स हैं जो हेलुसिनोजेंस हैं, और आपके पास दूसरे ड्रग सिंथेटिक भी हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल, जिनको मेनली जैसे जिनको अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो उनको दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इसको आप बस मेमोराइज कर लो इन ड्रग्स को। इसके ड्रग्स से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे।